हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आज हम आर्बिट्रेशन लॉ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। सोचो, आर्बिट्रेशन शुरू हो चुकी है और अचानक एक पार्टी बोलती है कि ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इस डिस्प्यूट को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है। अब सवाल ये है कि डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट या फिर खुद आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। इसी क्वेश्चन का आंसर देता है सेक्शन 16 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को खुद ये पावर दी गई है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन के बारे में खुद डिसीजन ले सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कोर्ट्स की अननेसेसरी इंटरफेरेंस को कम करना ताकि आर्बिट्रेशन प्रोसेस फास्ट, एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बना रहे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कॉम्पिटेंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेक्शन 16 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, 2015 की अमेंडमेंट और फाइनली एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अब सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्पिटेंस डॉक्ट्रिन की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1996 से पहले, दैट इज़ प्री 1996, इंडिया में आर्बिट्रेशन का सिस्टम इतना इंडिपेंडेंट नहीं था। उस टाइम अगर किसी पार्टी ने ट्राइब्यूनल की जुरिस्डिक्शन पर ऑब्जेक्शन उठाया तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल खुद उस इशू को डिसाइड नहीं कर सकता था। फाइनल डिसीजन सिर्फ कोर्ट्स के पास होता था। इसका रिजल्ट क्या होता था? हर छोटी बड़ी जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट कोर्ट पहुंच जाती थी। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता था और आर्बिट्रेशन का मेन पर्पस, दैट इज स्पीड और एफिशिएंसी, खत्म हो जाता था। फिर इंग्लिश लॉ में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, द टर्निंग पॉइंट। जस्टिस डेवलिन ने जेनोसन शाफ्ट ऑस्टराइशर केस में ऑब्जर्व किया कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को कम से कम इतनी पावर होनी चाहिए कि वो प्रीलिमिनरी लेवल पर ये डिसाइड कर सके कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। हाँ, उस समय ट्राइब्यूनल्स का फाइनल डिसीजन नहीं माना जाता था, लेकिन ये आर्बिट्रेशन को इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ पहला इम्पोर्टेंट स्टेप था। इसके बाद 1985 में यूएन सेंट्रल मॉडल लॉ आया। इस मॉडल लॉ ने ऑफिशियली कॉम्पिटेंस डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया और दुनिया भर के आर्बिट्रेशन लॉज के लिए एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। जब इंडिया ने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को बनाया तो उसने भी इसी मॉडल लॉ को फॉलो किया और इसी वजह से आज सेक्शन 16 ट्राइब्यूनल को अपनी जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने की स्टैट्यूटरी पावर देता है। देन व्हाट इज कॉम्पिटेंस। अब आते हैं इस डॉक्ट्रिन के एक्चुअल मीनिंग पर। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कॉम्पिटेंस का मतलब है कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल खुद डिसाइड करेगी कि उसके पास डिस्प्यूट सुनने की अथॉरिटी है या नहीं। यानी अगर कोई पार्टी बोले कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड नहीं है या ट्राइब्यूनल के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कोर्ट नहीं बल्कि ट्राइब्यूनल खुद डिसाइड कर सकती है। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं ट्राइब्यूनल हैज़ द फर्स्ट से ऑन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन और द ट्राइब्यूनल इज द फर्स्ट अथॉरिटी टू रूल ऑन जुरिस्डिक्शनल ऑब्जेक्शंस। इंडिया में इसका लीगल बेसिस सेक्शन 16 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है। ये प्रोविज़न डायरेक्टली यूएन सेंट्रल मॉडल लॉ के आर्टिकल 16 से इंस्पायर्ड है। इस डॉक्ट्रिन को सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया है। ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मीना विजय खेतन, ये केस है, लैंडमार्क केस इससे रिलेटेड। इस केस में कोर्ट ने क्लियर किया कि सेक्शन 16 ट्राइब्यूनल को जुरिस्डिक्शनल ऑब्जेक्शन डिसाइड करने की कॉम्पिटेंट और कंप्लीट पावर देता है। यानी कोर्ट का रोल बाद में आता है, ट्राइब्यूनल का रोल पहले आता है। अब देखते हैं सेक्शन 16 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, कॉम्पिटेंस टू रूल ऑन जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 16 के मुताबिक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपनी जुरिस्डिक्शन के बारे में खुद डिसीजन ले सकता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहली, क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, और दूसरी, क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लीगली वैलिड है। लेकिन सेक्शन 16 की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी।
इस डॉक्ट्रिन का मतलब है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज को मेन कॉन्ट्रैक्ट से अलग माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी सेल एग्रीमेंट को कोर्ट या ट्राइब्यूनल बाद में इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है। क्या इसका मतलब आर्बिट्रेशन क्लॉज भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा? इसका आंसर है नहीं। आर्बिट्रेशन क्लॉज इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करेगा और ट्राइब्यूनल फिर भी डिस्प्यूट डिसाइड कर सकता है। इसी प्रिंसिपल की वजह से पार्टीज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज करके आर्बिट्रेशन से बच नहीं सकती। यह डॉक्ट्रिन आर्बिट्रेशन प्रोसेस को स्टेबल और इफेक्टिव बनाता है। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंस प्रिंसिपल के तीन मेजर एस्पेक्ट्स की या तीन मेजर पिलर्स की। पहला पिलर है ट्राइब्यूनल्स फर्स्ट से। इसमें कहा गया है कि ज्यूरिसडिक्शनल ऑब्जेक्शंस जो हैं वो सबसे पहले ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगी, ना कि कोर्ट्स। मतलब अगर किसी पार्टी को लगता है कि ट्राइब्यूनल के पास अथॉरिटी नहीं है तो वो सीधा कोर्ट नहीं भाग सकती। पहले ट्राइब्यूनल उस ऑब्जेक्शन को सुनेगी और डिसीजन देगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड केस में भी इसी प्रिंसिपल को सपोर्ट किया है। दूसरा पिलर है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द सब्सटेंटिव कॉन्ट्रैक्ट। अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट किसी रीज़न से इनवैलिड या वॉइड हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आर्बिट्रेशन क्लॉज भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ये आर्बिट्रेशन क्लॉज इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है। थर्ड पिलर है लिमिटेड कोर्ट इंटरवेंशन। इसमें मिनिमम जुडिशियल इंटरफेरेंस की बात की गई है। कोर्ट का रोल सिर्फ इतना है कि वो देखे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसकी वैलिडिटी, स्कोप या जुरिस्डिक्शन का फाइनल डिसीजन ट्राइब्यूनल ही करेगा। यही रीज़न है कि आर्बिट्रेशन ट्रेडिशनल लिटिगेशन से ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट माना जाता है। नेक्स्ट है रेमेडियल फ्रेमवर्क। अब मान लीजिए ट्राइब्यूनल ने जुरिस्डिक्शन के इशू पर डिसीजन दे दिया। अगर किसी पार्टी को उस डिसीजन से प्रॉब्लम हो तो उसके पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं? इसके दो सिचुएशंस हो सकते हैं। सिचुएशन नंबर 1, ट्राइब्यूनल बोलती है कि हाँ मेरे पास जुरिस्डिक्शन है, प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होंगी और फाइनल अवार्ड इशू हो जाएगा। अगर किसी पार्टी को फिर भी ऑब्जेक्शन है तो वो तुरंत अपील नहीं कर सकती। उससे फाइनल अवार्ड का वेट करना होगा और उसके बाद सेक्शन 34 के अंडर अवार्ड चैलेंज कर सकती है। यानी कोई इंटरिम अपील अवेलेबल नहीं होती है, नो इंटरिम अपील अवेलेबल। सिचुएशन नंबर 2, ट्राइब्यूनल ये डिसाइड करती है कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो जुरिस्डिक्शन को डिक्लाइन कर देती है। इस सिचुएशन में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स वहीं ख़त्म हो जाती हैं और अब एग्रीव्ड पार्टी को सेक्शन 37 क्लॉज 2 के अंडर इमीडिएट अपील का राइट मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने भी कई जजमेंट्स में ये पोजीशन क्लैरिफाई की है, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स, नव संसद विहार वर्सेस राम शर्मा, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट ऑफ इंडिया वर्सेस टाटा फाइनेंस। एग्जाम में ये डिस्टिंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जुरिस्डिक्शन रिजेक्ट हुआ तो सेक्शन 34, जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट करके प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हुई तो सेक्शन 37 क्लॉज 2। नेक्स्ट है लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ट्राइब्यूनल ही सब कुछ डिसाइड करेगी तो कोर्ट्स का रोल बचता किस चीज़ में है? आंसर है सेक्शन 11 में। जनरली सेक्शन 5 कहता है कि कोर्ट्स आर्बिट्रेशन मैटर्स में मिनिमम इंटरफेरेंस करेंगी, लेकिन सेक्शन 11 एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। ये प्रोविज़न आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। कोर्ट इंटरवीन कर सकता है अगर एक पार्टी 30 डेज़ के अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करती या दोनों आर्बिट्रेटर्स प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर पर एग्री नहीं कर पाते। देन जो अपॉइंटमेंट्स प्रोसीजर पार्टीज ने डिसाइड किया था वो फेल हो जाता है, या फिर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। लेकिन याद रखिए यहाँ भी कोर्ट का रोल लिमिटेड है। कोर्ट सिर्फ अपॉइंटमेंट प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है, आर्बिट्रेशन को कंट्रोल नहीं करती। नेक्स्ट है सेक्शन 11(6)(a) रिस्ट्रिक्टिंग जुडिशियल ओवररीच। अब आते हैं एक गेम चेंजिंग अमेंडमेंट पर। 2015 में नेक्स्ट है 2015 अमेंडमेंट। ये एक गेम चेंजिंग अमेंडमेंट है।
2015 अमेंडमेंट ने आर्बिट्रेशन लॉ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस अमेंडमेंट से पहले SBP एंड कंपनी वर्सेस पटेल इंजीनियरिंग जजमेंट के बेसिस पर कोर्ट सेक्शन 11 के स्टेज पर बहुत सारे इश्यूज एग्जामिन करते थे, जैसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं, पार्टीज कौन है, सब्जेक्ट मैटर आर्बिट्रेबल है या नहीं। इस वजह से आर्बिट्रेशन शुरू होने से पहले काफ़ी डिले हो जाता था। फिर पार्लियामेंट ने सेक्शन 11 सबसेक्शन 6A इंट्रोड्यूस किया। अब कोर्ट सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखेगा, क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, बस। वैलिडिटी, जुरिस्डिक्शन और आर्बिट्रेबिलिटी जैसे क्वेश्चंस ट्रिब्यूनल खुद डिसाइड करेगा। इस अमेंडमेंट ने आर्बिट्रेशन को और भी फास्ट और इंडिपेंडेंट बना दिया। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखते हैं जिन्होंने कॉम्पिटेंस डॉक्ट्रिन को शेप दिया। सबसे पहला केस है SBP एंड को वर्सेस पटेल इंजीनियरिंग। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 11 के स्टेज पर कोर्ट सिर्फ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि उसकी वैलिडिटी, पार्टीज की आइडेंटिटी और आर्बिट्रेबिलिटी जैसे इश्यूज भी एग्जामिन कर सकते हैं। इस वजह से कोर्ट्स का इंटरफेरेंस काफ़ी बढ़ गया था। दूसरा केस है ड्यूरो फेल्गुरा वर्सेस गंगावरम पोर्ट। ये केस 2015 अमेंडमेंट के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अब कोर्ट्स का रोल बहुत लिमिटेड है। कोर्ट सिर्फ ये देखेंगे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, बाकी सारे ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज ट्रिब्यूनल खुद डिसाइड करेगी। तीसरा केस है बूज एलन वर्सेस SBI होम फाइनेंस। इस जजमेंट ने भी आर्बिट्रेशन फ्रेंडली अप्रोच को सपोर्ट किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 11 के स्टेज पर अननेसेसरली आर्बिट्रेबिलिटी के इश्यूज डिसाइड नहीं किए जाने चाहिए। और फाइनली उत्तराखंड पूर्व सैनिक वर्सेस NCL दैट इज़ नदरन कोल फील्ड्स लिमिटेड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया कि ट्राइब्यूनल ही अपनी जुरिस्डिक्शन का प्राइमरी जज है। कोर्ट तभी इंटरफेयर करेगा जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटन ही ना हो या फ्रॉड जैसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हों। तो ओवरऑल ये जजमेंट्स एक ही डायरेक्शन दिखाते हैं, कम कोर्ट इंटरवेंशन और ज़्यादा ट्राइब्यूनल ऑटोनॉमी। देन क्रिटिकल एनालिसिस। अब थोड़ा क्रिटिकली भी इस डॉक्ट्रिन को समझते हैं। हर लीगल प्रिंसिपल की तरह कॉम्पिटेंस भी कुछ क्रिटिसिज्म है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक लैटिन मैगजीम है जिसका मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कोर्स। अब क्रिटिक्स कहते हैं कि जब ट्राइब्यूनल खुद ये डिसाइड करेगा कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं, तो वो इनडायरेक्टली अपने ही केस का जज बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोरो कंट्रोल्स वर्सेस स्वर्न ट्रेंट केस में भी इसी कंसर्न को एक्नॉलेज किया था, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्बिट्रेशन को एफिशिएंटली बनाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसलिए एक्ट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट किया। पहले ट्राइब्यूनल डिसीजन लेगा और अगर किसी पार्टी को लगता है कि ट्राइब्यूनल ने गलत डिसीजन दिया है तो उसके पास बाद में सेक्शन 34 और सेक्शन 37 के रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। यानी जुडिशियल रिव्यू कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया है, सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। तो ये था कॉम्पिटेंस प्रिंसिपल। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके इस PDF को ले सकते हैं। इसके अलावा लॉ ऑप्शनल से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएंगी, वहाँ से आप वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।